माधोपुर कस्बे की एक शांत सुबह थी। हल्की हल्की धूप कच्ची गलियों में बिखरी हुई थी। नंदिनी अपने छोटे से बैग को कसकर पकड़े घर के बाहर खड़ी थी। माँ, हम सच में नानी के घर जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बचा। पर माँ, हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर नंदिनी एक पल के लिए चुप हो गई। उसने धीरे से मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। कभी कभी बेटा, हालात हमें वो फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो हम लेना नहीं चाहते। नंदिनी और आरव दोपहर तक उसके मायके पहुंच गए। दरवाजे पर खड़ी माँ ने जैसे ही नंदिनी को देखा, वो तुरंत उसके पास आई। अरे नंदिनी, आ गए तुम दोनों। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ माँ, रास्ते में थोड़ा वक्त लग गया। आ बेटा, अंदर चल, थक गए होगे। तभी अंदर से पूजा बाहर आती है। अरे दीदी, आप आ गईं। एक बार बता तो देती, मैं खुद आपको लेने आ जाती। अरे नहीं पूजा, इतनी तकलीफ क्यों देती, खुद आना ही ठीक लगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ आप अपने घर में हो। नंदिनी उसकी तरफ देखती है, आंखों में हल्की राहत दिखती है। तभी अंदर से कदमों की आवाज आती है। अरे वाह, इतना सारा सामान क्यों नंदिनी? ये सब देखकर तो लग रहा है जैसे यहाँ बसने का पूरा इरादा है। नहीं भाभी, बस हालात ऐसे हो गए कि यहाँ आना पड़ा। दीदी, ये भी तो इनका ही घर है, जब चाहे आ सकती हैं। बिल्कुल, नंदिनी का इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम सबका। कविता का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अरे मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, आखिर अचानक इतना सामान देखकर सवाल तो उठेगा ही। शाम ढल चुकी थी। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नंदिनी, उसकी माँ कमला देवी और पूजा साथ बैठे थे। माँ, मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आ जाने से सबको परेशानी होगी। ये कैसी बात कर रही है तू? ये तेरा ही घर है नंदिनी। घर तो है माँ, लेकिन हालात बदल जाते हैं ना। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। दीदी, ऐसा मत सोचिए, आप इस घर पर कोई बोझ नहीं है। हम सब आपके अपने हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। नहीं पूजा, मैं समझती हूँ सब, लेकिन बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सब संभाल लूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। कविता दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ है। अपने घर को तो संभाल नहीं पाई, अब यहाँ आकर बोझ बनेगी। ऊपर से बच्चा भी साथ है, मनहूसियत अलग फैलेगी। देखती हूँ कितने दिन का थोड़ा वक्त है। रात हो चुकी थी। विक्रम और रोहित काम से लौटकर घर आए। जैसे ही रोहित अंदर आया, उसकी नजर नंदिनी पर पड़ी और वो खुश हो गया। अरे दीदी, आप कब आई? कैसी हैं आप? और हमारा आरव दिखाई नहीं दे रहा। ठीक हूँ रोहित, आरव अंदर सो रहा है, रास्ते में ही थक गया था। तभी आरव दौड़ता हुआ आया और नंदिनी के पास खड़ा हो गया। अरे, ये हमारा आरव है। कितना बड़ा हो गया है, पिछली बार तो इतना सा था। क्यों बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मामा, मैं रोज होमवर्क करता हूँ। तभी विक्रम, नंदिनी का बड़ा भाई, अंदर आता है। आ गई नंदिनी, सफर ठीक रहा ना? रास्ते में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? हाँ भैया, सब ठीक था। आ गए आप लोग, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है, ठंडा हो जाएगा। रात काफी हो चुकी थी। घर में सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। विक्रम बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी कविता उसके पास आती है। एक बात पूछूं आपसे, ये नंदिनी कितने दिनों के लिए आई है? कविता, अभी अभी तो आई है वो, थोड़ा वक्त तो रहने दो, खुद ही चली जाएगी। खुद चली जाएगी? आपको सच में ऐसा लगता है? जिस तरह से वो सामान लेकर आई है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि वो जल्दी जाने वाली है। देखो कविता, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन वो मेरी बहन है। अगर अपने ही घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? 3 दिन की बात है, सब संभल जाएगा। देखिए, मैं सीधी बात करती हूँ, मैं ये सब ज्यादा दिन नहीं झेल सकती। एक तो पहले से ही घर में रोहित और उसकी जिम्मेदारियां, ऊपर से अब आपकी बहन और उसका बेटा भी। थोड़ा वक्त दे दो, मैं खुद उससे बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आप उनसे साफ साफ बात कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके कोई इंतजाम करके यहाँ से चली जाए। मैं सच कह रही हूँ,
मुझसे ये सब नहीं होगा। अगली सुबह नंदिनी रसोई में चुपचाप नाश्ता बना रही थी। चूल्हे की हल्की आवाज के बीच वो अपने काम में लगी थी। तभी कविता अंदर आती है। नंदिनी, जरा संभाल के खाना बनाना। अब घर में लोग बढ़ गए हैं ना, राशन भी उतनी ही जल्दी खत्म होने लगा है। जी भाभी, ध्यान रखूंगी। मैं अपने और आरव के लिए थोड़ा कम ही बना लिया करूंगी। इतने में पूजा अंदर आई और माहौल समझते ही रुक गई। अरे दीदी, आप भी ना इतना मत सोचिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही है घर में। तुम्हारे लिए शायद ये छोटी बात हो, लेकिन जब रोज हर खर्च सोच समझकर करना पड़े ना, तब असली परेशानी समझ आती है। फिर भी दीदी, घर अपने लोगों से ही तो होता है। 2 रोटी ज्यादा बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कविता ने नंदिनी को देखा, कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर चली गई। नंदिनी दीदी, आप मन छोटा मत कीजिए। दीदी कभी कभी बिना सोचे बोल देती है। नहीं पूजा, वो गलत नहीं कह रही है। मैं ही कोशिश करूंगी कि किसी को परेशानी ना हो। पूजा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी उदासी छुप नहीं पाई। नंदिनी रसोई और आंगन के बीच लगातार काम में लगी हुई थी। एक खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता। नंदिनी, हाथ तेज चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। ये कपड़े भी धोने हैं और उसके बाद रसोई भी साफ करनी है। अभी कर देती हूँ भाभी। और सुनो, ये आटा भी गूंथ लो। मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। नंदिनी बिना कुछ कहे सिर हिला देती है और एक काम छोड़कर दूसरा पकड़ लेती है। तभी कमला देवी अंदर आती है। ये सब देखकर रुक जाती है। कविता, इतना सारा काम एक साथ क्यों दे रही हो? सुबह से लगी हुई है नंदिनी, थोड़ा तो आराम करने दो। माँ जी, काम ही तो करवा रही हूँ। घर में रह रही है तो थोड़ा हाथ बटाना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी ये मेरे और नंदिनी के बीच की बात है। आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। एक पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी दरवाजा खुलता है। विक्रम और रोहित अंदर आते हैं। दोनों के चेहरे उतरे हुए होते हैं। कमला देवी घबराकर आगे बढ़ती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है माँ, हमें काम से निकाल दिया गया। क्या? लेकिन क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? कह रहे थे काम कम हो गया है, लोगों की जरूरत नहीं रही। अजीब बात है, जब से नंदिनी इस घर में आई है तभी से कुछ न कुछ गड़बड़ ही हो रही है। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? इसमें नंदिनी दीदी का क्या कसूर है? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही रोहित, पर बार बार एक जैसी बातें नजरअंदाज भी नहीं होती। कविता, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ जी, आप हमेशा नंदिनी की तरफदारी करती रहिए। बाद में जब सब हाथ से निकल जाएगा ना, तब समझ आएगा। रात का समय था। नंदिनी, कमला देवी और पूजा तीनों एक साथ चुपचाप बैठी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे बहुत सी चिंताएं छिपी थी। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। बेटी, माँ से अपने दिल की बात भी कोई छुपाता है क्या? बता, क्या बात तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? माँ, वो आरव की फीस भरनी है और मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। सोच रही थी अगर आप थोड़ी मदद कर दें, मैं कुछ समय बाद वापस कर दूंगी। चुप कर नंदिनी, ये वापस कर दूंगी क्या होता है? क्या अब तू अपनी माँ से भी उधार लेने लगी? बस यही सोचकर हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सुन, जो भी मुझे पेंशन के पैसे मिलते हैं ना, अब मैं वो विक्रम को नहीं दूंगी, सीधे तेरे हाथ में दूंगी, और वो भी सिर्फ आरव की पढ़ाई के लिए। पूजा चुपचाप सब सुन रही थी, फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है। और दीदी, आप अकेली नहीं हैं, मैं भी तो हूं ना आपके साथ। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा मैं भी दे दूंगी। आरव की पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं रुकेगी, ये हमारा वादा है। आप दोनों ने तो मेरी सबसे बड़ी चिंता ही खत्म कर दी। अब मुझे सच में लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। कविता चुपचाप बिना आवाज किए सारी बातें सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वाह, तो अब ये सब मिलकर घर चलाएंगी। माँ के पेंशन के पैसे भी अब नंदिनी को मिलेंगे। पहले ही घर में आकर बोझ बन गई, ऊपर से अब पैसे भी अपने नाम करवा रही है। नहीं, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। उसकी आंखों में भरी जलन चेहरे पर साफ उतर आई थी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
वरना कल को ये पूरा घर ही अपने कब्जे में कर लेगी। इतना कहकर कविता गुस्से में मुड़ती है और धीरे धीरे वहां से चली जाती है। कविता तेज कदमों से अंदर जाती है। विक्रम कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी कविता बिना रुके बोल पड़ती है। देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था, आपकी बहन यहाँ ऐसे ही नहीं आई है। क्या हुआ कविता? साफ साफ बोलो। आपकी बहन इस घर पर राज करने आई है। अभी तो माँ के पेंशन के पैसे अपने नाम करवा रही है और कुछ दिन बाद देखना, ये पूरा घर भी उन्हीं भाई बहन का हो जाएगा। विक्रम थोड़ा असहज हो जाता है। उसे बात समझ नहीं आती। कविता, बिना वजह ऐसी बातें मत करो। नंदिनी ऐसी नहीं है। आप तो बस अच्छे बनते रहिए, सब पर भरोसा करते रहिए और उधर धीरे धीरे सब कुछ आपके हाथ से निकलता रहेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कह रही, जो सच है वही बता रही हूँ। अभी आपकी माँ साफ कह रही थी कि आप पेंशन का सारा पैसा नंदिनी को देंगी, सिर्फ आरव की पढ़ाई के लिए। अगली सुबह कमला देवी आंगन में बैठी गहरे सोच में डूबी थी। तभी विक्रम थोड़ा झिझकते हुए उनके पास आता है। माँ, आपसे एक बात करनी थी। दरअसल मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। बेटा, इस बार जो पेंशन के पैसे मिले थे ना, वो मैंने नंदिनी को दे दिए आरव की पढ़ाई के लिए, इसलिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम जाता है। विक्रम का चेहरा सख्त हो जाता है। क्या? माँ, आपने एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हम पहले से ही उसे यहाँ रहने दे रहे हैं, क्या वो कम है? अब उसके बेटे की पढ़ाई के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। विक्रम की आवाज अब और तेज हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। आपको पता है ना, मेरी नौकरी चली गई है। अब घर कैसे चलेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? ये सोचा आपने? विक्रम, ये कैसी बातें कर रहा है तू? नंदिनी तेरी छोटी बहन है, उसका हक है इस घर पर। और रही बात पैसों की, तो बेटा नौकरी फिर से मिल जाएगी, लेकिन अगर आज आरव की पढ़ाई रुक गई तो उसका भविष्य रुक जाएगा। इतने में पीछे से कदमों की आहट आती है। रोहित वहां आ जाता है। भैया, माँ गलत नहीं कह रही है। आरव की पढ़ाई बहुत जरूरी है और नंदिनी दीदी इस वक्त मुश्किल में है। ऐसे में अगर हम ही उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? वाह, अब तुम भी उनका पक्ष लेने लगे। लगता है इस घर में मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं रह गई। दूर खड़ी कविता ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जो बीज उसने बोया था वो अब असर दिखाने लगा था। दोपहर का समय था। नंदिनी थाली लेकर चुपचाप एक कोने में बैठी खाना खा रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तभी कविता वहां आती है। उसकी नजर सीधे नंदिनी की थाली पर पड़ती है। वाह नंदिनी, तुम्हें तो आराम ही आराम है, जब देखो खाना खाते ही दिख जाती हो। नहीं भाभी, सुबह से काम में लगी थी, अभी पहली बार बैठी हूँ खाने। अच्छा, काम में लगी थी? यहाँ दोनों भाइयों का काम छूट गया है। घर की हालत देखी है तुमने? लेकिन तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंदिनी चुप हो जाती है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन खुद को रोक लेती है। खाना हो गया हो तो जल्दी खत्म करो। घर की साफ सफाई करनी है तुम्हें। मेरी बहनें आने वाली हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें घर बिखरा हुआ दिखे। कुछ समय बाद घर का दरवाजा खुलता है और कविता की दोनों बहनें अंदर आती हैं। हंसी मजाक के साथ माहौल थोड़ा चहल पहल वाला हो जाता है। उधर नंदिनी चुपचाप फर्श साफ कर रही होती है। अरे कविता, ये कौन है? नई नौकरानी रख ली क्या? अरे नहीं, नौकरानी नहीं है, मेरी ननद है नंदिनी। क्या करें, पति के जाने के बाद बेचारी के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, तो हमने ही अपने घर में रख लिया। अब घर में रह रही है तो थोड़ा हाथ बटा देती है। नंदिनी के हाथ धीरे धीरे रुक जाते हैं। उसकी आंखों में चोट साफ दिखती है। अच्छा किया तूने, कम से कम काम भी हो जाता है। इधर विक्रम चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठा था। चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी। तभी कविता कमरे में आती है। तुम सही कह रही थी कविता, इस घर में अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। कविता ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, जैसे उसे पहले से ही ये सब पता हो। माँ ने अपनी पूरी पेंशन के पैसे भी नंदिनी को दे दिए और मैं यहाँ खाली हाथ बैठा हूँ। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो आप? जब तक आप खुद कुछ बड़ा नहीं करोगे, कोई आपको यहाँ इज्जत नहीं देगा। क्यों ना आप अपना खुद का कोई काम शुरू करो, छोटा ही सही लेकिन अपना।
काम शुरू कर लूं, पर कविता उसके लिए पैसे चाहिए और अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से नौकरी भी चली गई। हर काम की शुरुआत पैसे से नहीं, हिम्मत से होती है। आप किसी से उधार ले लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जब काम चल निकला तो सबका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। विक्रम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अब निराशा की जगह एक नया ख्याल जन्म ले रहा था। अगले दिन घर में सब अपने अपने काम में लगे थे। घर से निकलते वक्त विक्रम चुपचाप घर के कागज अपने बैग में रख लेता है और बिना किसी को बताए सीधे लोन लेने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक आदमी से मिलता है और उससे पैसों के बारे में बात करता है। कागज तो ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक बात साफ समझ लो, अगर समय पर उधार नहीं चुका पाए तो ये घर हमारा हो जाएगा। विक्रम एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर खुद को संभाल कर जवाब देता है। मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पैसा समय पर लौटा दूं। ठीक है, उम्मीद है तुम अपनी बात पर टिके रहोगे। विक्रम पैसे ले लेता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। शाम का समय, रसोई में नंदिनी चूल्हे पर खाना बना रही है। पास ही आरव किताब लेकर बैठा है, लेकिन उसका ध्यान बार माँ पर जा रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद आरव धीरे से बोलता है। माँ, एक बात पूछूं? गुस्सा तो नहीं करोगी? पहले बोल तो सही, फिर देखेंगे गुस्सा करना है या नहीं। माँ, मुझे ना बहुत दिनों से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। आज गली में सब खा रहे थे, तो मुझे भी। तो ये बात है, इसलिए आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। ठीक है, तू चिंता मत कर, रुक, मैं अभी तेरे मामा से बात करती हूँ, वो तेरे लिए हलवा ला देंगे। सच में माँ? ला देंगे ना? मना तो नहीं करेंगे? अरे अपने भांजे के लिए इतना भी नहीं करेंगे क्या? तू बस अच्छे से पढ़ाई कर, बाकी मैं देख लूंगी। नंदिनी वापस चूल्हे की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिख रही होती है। आंगन में विक्रम और रोहित बाजार जाने को तैयार खड़े हैं। पास ही कमला देवी चारपाई पर बैठी है। तभी नंदिनी धीरे धीरे वहां आती है। भैया, एक बात कहनी थी। आरव को कई दिनों से गाजर का हलवा खाने का मन है। अगर आप बाजार जा ही रहे हैं तो क्या थोड़ा सा ले आएंगे? नंदिनी, यहाँ घर का खर्चा संभालना मुश्किल हो रहा है और तुम्हें हलवे की पड़ी है। हर चीज तुरंत मिल जाए ऐसा नहीं होता। मैं बस पूछ रही थी भैया, बच्चे का मन था, इसलिए सोचा कह दूं। अगर मुश्किल है तो रहने दीजिए। भैया, आरव कब से बोल रहा है, अगर मना कर देंगे तो उसे बुरा लगेगा। रोहित, तू बीच में मत बोल, अभी तुझे समझ नहीं है इन बातों की। विक्रम, बात करने का ढंग सीखो। नंदिनी ने कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है, बच्चे की छोटी सी इच्छा है। अगर हो सके तो ले आना, नहीं हो सके तो प्यार से समझाया भी जा सकता है। विक्रम थोड़ा चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी बनी रहती है। समय बीतता गया। कविता नंदिनी से घर के सारे काम करवाती और हर बात पर ताने देती रही। कभी कपड़े, कभी बर्तन। नंदिनी चुपचाप सब सहती रही। उधर विक्रम भी हर बात पर उसे नीचा दिखाने लगा। एक शाम नंदिनी झाड़ू लगा रही थी। पास ही कमला देवी चारपाई पर बैठी उसे उदास नजरों से देख रही थी। हे भगवान, ये कैसी रीत बना दी तूने। पिता का साया उठते ही बेटी अपने ही घर में पराई हो जाती है, और भाई, वही भाई जिसके लिए वो सब छोड़ देती है, आज उसी के लिए बोझ बन जाती है। एक दिन दोपहर के समय घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गली में लोग धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। सबकी नजर उसी घर पर टिक जाती है। गाड़ी से कुछ आदमी उतरते हैं और उनके बीच वही आदमी होता है। विक्रम, बाहर आओ, बहुत इंतजार कर लिया हमने, अब हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया है। विक्रम घबराया हुआ बाहर आता है। पीछे पीछे रोहित, कमला देवी और बाकी घरवाले भी आ जाते हैं। क्यों विक्रम, अभी तक हमारे पैसे पूरे नहीं किए, या ये घर ऐसे ही अपने पास रखने का इरादा है? भैया, ये लोग कौन हैं? विक्रम कुछ बोल नहीं पाता। उसकी खामोशी ही सब बता देती है। सीधी बात, या पैसे दो या घर खाली करो, क्योंकि अब ये घर हमारा है। घर खाली? ये क्या कह रहे हैं आप?
मैं पैसे दे दूंगा, बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए। हालात ठीक नहीं है। समय? तुम्हें जितना समय चाहिए था वो हम दे चुके हैं, अब और नहीं आदित्य। भैया सच क्या है? ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी कविता अचानक आगे आती है। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। भाई साहब, हमें सिर्फ कल तक का समय दे दीजिए। हम किसी भी तरह पैसे का इंतजाम कर देंगे। आपको एक एक पैसा लौटा देंगे। ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूं। कल तक पैसे मिल गए तो ठीक, वरना अगले दिन मैं सीधा घर खाली करवाने आऊंगा। ये कहकर वो अपने आदमियों के साथ वापस मुड़ जाता है। सबके जाते ही घर के अंदर भारी सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजर विक्रम पर टिक जाती है। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। विक्रम, ये सब कौन थे और ये घर की बात क्यों कर रहे थे? साफ साफ बताओ। भैया, हमसे कुछ छुपा क्यों रहे हो? मामला इतना बड़ा है और हमें पता तक नहीं। माँ, मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे अपना काम शुरू करने के लिए, और घर गिरवी रख दिया। ये क्या कर दिया तुमने विक्रम? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हमसे पूछा तक नहीं। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तो क्या करता मैं माँ? इस घर में मेरी कोई कीमत बची ही कहाँ है। काम छूट गया, ऊपर से जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी आपने नंदिनी को दे दिए। मैं क्या करता? बैठकर तमाशा देखता। नंदिनी ये सुनकर एकदम सन्न रह जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। भैया, मेरी वजह से अगर घर पर इतना बोझ आ गया है तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे अब क्यों भोली बनने का नाटक कर रही हो नंदिनी? सच तो यही है ना? तुम्हारे आते ही घर की हालत बिगड़ती चली गई और अब देख लो, बात घर तक आ पहुंची है। भाभी, सच ये है कि हालात पहले से खराब थे। हर बात का दोष नंदिनी दीदी पर डालना ठीक नहीं है। शाम का समय घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। नंदिनी धीरे धीरे चलते हुए कमला देवी के पास आती है, जो चारपाई पर चुपचाप बैठी होती है। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। एक जरूरी काम है। ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना बेटी। रात गहरा चुकी होती है। घर के माहौल में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। नंदिनी अब तक घर नहीं लौटी थी। रोहित इधर उधर नजर दौड़ाता हुआ कमला देवी के पास आता है। माँ, दीदी अभी तक नहीं आई। शाम से कहीं दिख भी नहीं रही। पता नहीं बेटा, शाम को गई थी, तब से बस इंतजार ही कर रही हूँ। तभी पीछे से विक्रम आता है। चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और बेचैनी दोनों होती है। शाम से गई है और अब तक नहीं आई। कहीं भाग तो नहीं गई हमें इस हालत में छोड़कर? चुप कर विक्रम, जुबान संभाल के बात कर। वो तेरी बहन है, कोई पराई नहीं। अपना बच्चा छोड़कर कोई माँ ऐसे नहीं जाती, समझा? कुछ समय बाद दरवाजे के बाहर हाथ में थैला पकड़े हुए नंदिनी खड़ी होती है। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून। नंदिनी, आ गई तू? कहाँ चली गई थी बेटी? जान ही निकल गई थी मेरी। तभी छोटा सोनू दौड़कर उसके पास आता है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। बस बेटा, थोड़ा सा काम था। नंदिनी आगे बढ़ती है और सीधे विक्रम के सामने आकर रुक जाती है। फिर वो अपने हाथ का थैला उसकी तरफ बढ़ा देती है। भैया, इसमें मेरे सारे गहने हैं। मैंने इन्हें आरव के भविष्य के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन अभी इस घर को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप इन्हें बेच दीजिए और उस आदमी के पैसे लौटा दीजिए। नहीं नंदिनी, ये तू क्या कर रही है? ये तेरे गहने हैं बेटी। कोई बात नहीं माँ, इन गहनों से ज्यादा जरूरी हमारा घर है। अगर घर ही नहीं रहेगा तो इनका क्या मतलब? विक्रम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो पहली बार नंदिनी की तरफ सीधा देखता है। नंदिनी, मुझे माफ कर दे। मैंने हर बात के लिए तुझे ही दोष दिया और आज तू ही इस घर को बचाने के लिए आगे खड़ी है। नंदिनी, मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ सुनाया, हर बात पर तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। आज समझ आया, गलती हमारी थी। नंदिनी कुछ पल दोनों को देखती है। उसकी आंखों में दर्द भी है, लेकिन अपनापन भी। गलती अगर समझ आ जाए तो माफी अपने आप मिल जाती है। भाभी और भैया, ये घर मेरा भी है। इसे बचाना मेरा फर्ज था, एहसान नहीं। अगले ही दिन विक्रम ने नंदिनी के गहने बेचकर उस आदमी के सारे पैसे लौटा दिए।
घर बच गया। लेकिन उस दिन के बाद इस घर में बहुत कुछ बदल चुका था।